पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूँ शिवांगी आपके साथ। दोस्तों, जिस दिन का सभी को इंतजार था, आज वो दिन आ चुका है। आज बांकीपुर में मतगणना का दिन है। मतगणना सुबह से चल रही है। ऐसे में बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। जिस बांकीपुर सीट को भारतीय जनता पार्टी अपना अभेद किला मानती थी, जहां से दशकों तक बीजेपी को हराना नामुमकिन समझा जाता था, आज उसी बांकीपुर की मतगणना में ऐसा महा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। जी हाँ, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर हर राउंड के साथ अपनी बढ़त और मजबूत करते जा रहे हैं। 8वें राउंड की गिनती पूरी होने तक प्रशांत किशोर ने 4751 वोटों की भारी भरकम बढ़त बना ली है। कई राउंड हो चुके हैं। दफ्तरों में जश्न मनाए जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है और बीजेपी कैंप में सन्नाटा पसर गया है। तो क्या बांकीपुर में इतिहास रचा जा चुका है? क्या बदलाव का प्रशांत किशोर का दाव पूरी तरह रंग ले आया है? इसी पर चर्चा करेंगे। हम सीधे चलते हैं बाबा के साथ। बाबा, बांकीपुर में पूरा खेल पलटा हुआ नजर आ रहा है। तो आखिर बीजेपी का वो पारंपरिक कैडर वोट बैंक कहाँ गायब हो गया? क्या पटना के शहरी वोटर ने बीजेपी के खिलाफ साइलेंट बगावत कर दी है? आखिर चूक कहाँ हुई बीजेपी से? शिवांगी, सबसे पहले तो मैं बांकीपुर की जनता और देश की जनता को बता दूं कि हम्म। आपने जो रिकॉर्ड बताया है उस रिकॉर्ड में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। जी जी, अब बिल्कुल। 17 राउंड की गिनती हो गई है और लगभग 17,000 के आसपास मतों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। यानी कि 35 राउंड की जो गिनती होनी है उसमें लगभग आधा पार कर लिया गया है और लगभग उसी अंदाज में हर काउंटिंग में 1000 के आसपास वोट से आगे वो चल रहे हैं। जी। ये तो एक अलग जानकारी हुई और ये धीरे धीरे करके आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि पहले राउंड से लेकर के अब तक सिर्फ एक राउंड ऐसा था जहां एक छोटी सी मार्जिन, 100 से भी नीचे की मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। जिसको भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता था, उन क्षेत्रों के चुनाव के मतदान जो हैं हुए थे, उसके बाद आज काउंटिंग जो शुरू हुई उसमें शुरुआती दौर में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से बढ़त रहा है। चाहे वो किसी भी चुनाव की बात कर लें पिछले 35 वर्षों से, इस बार उन सब जगहों में बुरी तरह से पिछड़ती नजर आई है और हर जगह प्रशांत किशोर का सिक्का जो है वो बुलंद रहा है। जी, आपको बता बिल्कुल। दें कि इसके पीछे आपने सवाल जो किया है कि बांकीपुर में भाजपा की हालत जो खराब हुई है और इसके पीछे क्या कारण रहे। हम्म। 1995 से लगातार जिस सीट पर, जब पूर्व में पटना पश्चिम हुआ करता था, तब से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बोलबाला रहा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का लगातार बढ़त हासिल करना और इस अभेद किले को ध्वस्त कर देना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सारे विपक्ष को भी है। मैंने बिल्कुल। कल ही आप बताया था कि मेरी कई विपक्ष के नेताओं से बातचीत हो रही थी, उनका किसी भी तरह से वो नहीं समझ पा रहे थे कि प्रशांत किशोर यहाँ से जीत जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतने देगी। मैंने कल भी कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि भाजपा जीतने देगी तब न जीतेंगे। ये शब्द मेरे नहीं थे, ये शब्द उन भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों के थे, प्रशांत किशोर की टीम को छोड़ करके, जो ये बात कर रहे थे कि भाजपा जीतने देगी तब न जीतेंगे। जी, यानी कि बिल्कुल। लोगों को अभी भी कई तरह के संशय थे। लाइव सेशन में मैंने कई लोगों से पूछा है, मुकेश और रितेश मौजूद थे कई जगहों पे। मैंने लोगों से पूछा है कि क्या आपको अभी ईवीएम पर कोई संदेह, शक है? तो उनका कहना था जनसुराज के लोगों का, हमें न तो ईवीएम से कभी कोई दिक्कत रही है और न हम्म। हमने ईवीएम पर कोई सवाल उठाया है। हमने व्यवस्था और व्यवस्था परिवर्तन पे सवाल उठाया है। लेकिन खैर, इन सभी बातों में आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति हुई है उसके पीछे कुछ खास लोग हैं और कुछ ऐसे लोग जो अपनी जिद के कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मिट्टी पलीत करा रहे हैं। जी। सबसे पहले तो कंफ्यूजन कहाँ हुई, वहां से शुरुआत करते हैं। तो उम्मीदवार चयन में जहां एक बड़ा कंफ्यूजन देखने को मिला, अभिषेक बंटी को टिकट दिया गया। अभिषेक बंटी का नामांकन बड़ी धूमधाम से हुआ। वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और ये दिखाने की कोशिश की कि एक आम कार्यकर्ता को हम मैदान में उतार रहे हैं, जमीनी कार्यकर्ता को। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उनका नाम वापस लिया जाना, जिस तरीके से नाम वापस लिए और जिस उम्मीद के साथ मैदान में उतरे थे, दोनों में काफी अंतर दिखा और यहीं से बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की मिट्टी पलीद होनी शुरू हो चुकी थी। हम्म। इसके बाद नीरज सिन्हा का नाम आया। नीरज सिन्हा आखिरी समय में
नामांकन दाखिल किए और जब नामांकन दाखिल किए तो कई तरह के सवाल इनके हिसाब से भी देखने को मिले। नीरज सिन्हा पहली बात तो ये कि वोकल नहीं थे, एकदम बिल्कुल अनजान की तरह वो लोगों से मिलजुल रहे थे, काफी लो प्रोफाइल थे और प्रशांत किशोर जैसे हाई प्रोफाइल अनुभवी चुनावी रणनीतिकार के रूप में कहे जाने वाले, जिनके बारे में हमने आपको बताया भी था और हमारी हमारी जब संपादक नमन विशाई से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी इस बात को रखा था कि अब तक प्रशांत किशोर ने दूसरे लोगों के लिए रणनीति बनाई है, पहली बार वो अपने लिए रणनीति बनाएंगे। जी और जब अपने लिए रणनीति बनाता है आदमी तो अलर्ट और ज्यादा होता है। अब सीधी तौर पे समझ लीजिए कि पहली गलती तो यही हो गई, क्योंकि एक से एक दिग्गज और इस चुनाव का रुख जो है अपने पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने वाले कई नेताओं को सिर्फ इसलिए दरकिनार रखा गया कि कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली ना हो जाए। जातीय समीकरण की बात करें या फिर जो मुख्य नेता जिनको फैसला करना था कि बांकीपुर का चुनाव कौन लड़ेगा, उन लोगों से एक बड़ी चूक हुई, या फिर कहा जाए तो उन लोगों को इस बात का डर था कि कहीं मजबूत आदमी को दे देंगे तो उनके लिए स्पेस कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कई ऐसे नाम हैं जिसमें अजय आलोक का नाम ले सकते हैं। सबसे मजबूत उम्मीदवार में रणवीर नंदन का नाम सबसे टॉप पे चल रहा था, जो जमीनी कार्यकर्ता भी हैं और चुनाव नहीं लड़ करके भी उन्होंने चुनाव जिताने का कई बार प्रमाण दिया है। चाहे वो 2025 के चुनाव में देख लीजिए, उससे पहले भी लगातार वो जिस तरह से एक्टिव रहे हैं, उस तरह से ये कहा जा सकता था कि वो सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवारों की श्रेणी में सबसे ऊपर खड़े थे, लेकिन उन्हें दरकिनार किया गया। कहा यह जाता है, जो भीतर खाने में बात चलती है, कि रणवीर नंदन काफी मजबूत थे, इसलिए उनका टिकट जो है कहीं ना कहीं फंस गया। और यहाँ के जो कर्ता धर्ता है वो चाहते थे कि एक लो प्रोफाइल आदमी को मैदान में उतार दिया जाए और जीत तो किसी भी कीमत में। जब आप सुन ही रही हैं कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि कुत्ते बिल्लियों को भी उतार देंगे तो वो मैदान जीत जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं बांकीपुर की जनता के जहन में भी थी और प्रशांत किशोर ने इस आग को ठंडा होने नहीं दिया। यह कुत्ता बिल्ली वाला जो मामला था। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी है वो इशारा कर रही हैं कि यहाँ पर जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं इसकी उम्मीद हमने शुरू से ही लगा रखी थी। आपको याद होगा कि मैं शुरू से इस बात को बता रहा था कि प्रशांत किशोर एज में है और जैसे ही कम वोटिंग हुई, उस दिन भी मैंने बताया था 30 तारीख को, आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर सेकेंड राउंड में जब दोपहर के बाद वोटिंग प्रतिशत जब कम हुआ था तो दोपहर के बाद जो लोग निकल करके घर से बाहर आए वो प्रशांत किशोर के लिए वोट करने आए थे, न कि भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के वोटर काफी उदास थे और उन्हें ऐसा लगता था कि उम्मीदवार के चयन में भारतीय जनता पार्टी से बड़ी चूक हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि बांकीपुर में प्रबुद्ध लोग रहते हैं और ऐसी स्थिति में सीधे सीधे तौर पे हमने बताया भी था कि 60,000 के आसपास वोट जो है वो प्रशांत किशोर लेकर के आएंगे। 40,000 के आसपास वोटों पर आकर के टिकेगी, 5,000 10,000 का अंतर रहेगा। ये सीधी तौर पे बातें सामने दिख रही हैं और अब तक जो भी हुआ है उसमें मैनेजमेंट की बात कर लीजिए आप। मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट सबसे मजबूत कहा जाता है, लेकिन ये मैनेजमेंट सिखाया किसने है? 2014 में प्रशांत किशोर ने सिखाया है कि मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। कई ऐसे अपने बयानों में प्रशांत किशोर ने इस बात को भी जिक्र किया है कि उन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था जाकर के चंपारण में कि वहां जाकर के भाषण दीजिए। उनका भाषण कहते हैं वो कि उन्होंने ही लिखा था, पोस्टर किया था कि प्रधानमंत्री जाकर के वहां ये कहेंगे कि अगली बार जब आऊंगा वोट मांगने आपसे तो यहाँ की चीनी मिल का चाय पी करके जाऊंगा। तो ये सभी चीजें जब प्रशांत किशोर ने सिखाया था वो अपने लिए जब मैनेजमेंट करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना मजबूत मैनेजमेंट करेंगे। बूथ कमेटियों को बनाने का कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक मैनेजमेंट रहा है जो बूथ स्तर से शुरू होती है और अंतिम स्तर तक जाती है। बूथ स्तर पर भी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का मैनेजमेंट मजबूत नजर आया और उनके कार्यकर्ता, उनके जो लोग थे वो काफी स्ट्रगल करते हुए मजबूत नजर आए। घर घर जाकर के लोगों से पारंपरिक तरीके से नेटवर्क बना करके और लोगों को पोलिंग बूथ तक लाने का काम उन लोगों ने किया। बताया कि एक परिवर्तन जरूरी है, इससे न तो आपके सरकार पर कोई असर पड़ेगी और न आपके सेहत पर कोई असर पड़ रही है, लेकिन यदि एक बार आप हमें मौका देते हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि होता कैसे है, कैसा विधायक होता है, किस तरह से प्रगति की जाती है। जबकि इसके अगेंस्ट में आपको पता है कि समझाने की बहुत कोशिश अंतिम समय में नितिन नवीन ने किया, बिहार में खास करके यहाँ बांकीपुर की जनता को, कि उनको 2-2 विधायक मिलेगा और उनका भी फंड यहीं खर्च होगा। लेकिन इस पर भी बांकीपुर के लोगों ने अपना मन नहीं बदला।
और जो सीधे-सीधे नजर आ रहा है, वो साफ-साफ नजर आ रहा है कि कहीं न कहीं प्रशांत किशोर ने 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण कही थी, उस पर लोगों ने ये साफ कर दिया है कि एक रेफरेंडम जो चाहते थे जनमत संग्रह कराना कि नई सरकार बनी है नीतीश कुमार की एब्सेंटी में, नीतीश कुमार ने जब सीएम कुर्सी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी को दिया, तो सम्राट चौधरी किस तरह से चला रहे हैं, किस तरह से सरकार 100 दिनों में चलाए हैं, इसका एक रेफरेंडम था। प्रशांत जी किशोर ने साफ-साफ कहा था कि स्थानीय जातिगत रणनीति से ऊपर उठ करके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार के कामकाज पर आप जनमत दीजिए। अब ऐसे मुद्दों को लेकर के प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे थे। जातीय आंकड़ों की बात करें तो यहाँ कायस्थ, वैश्य, मुस्लिम वोटर जो हैं, उनमें विभाजन की बात कही जाने लगी है। आपने देखा होगा कि हमने भी जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उन आंकड़ों में हमने स्पष्ट तरीके से ये बताया था कि हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने सेंधमारी जरूर की है और जी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला जो है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जी सबसे बड़ी बात जो नजर आ रही है वो ये कि रणवीर नंदन ने तो इनका टिकट नहीं मिलने के बाद रणवीर नंदन ने प्रारंभिक दिन से ही अलर्ट मोड में रहे। आपको याद होगा कि अभिषेक बंटी जैसे ही नॉमिनेशन करके आए, तब भी प्रशांत किशोर बहुत मजबूती के साथ खड़े थे और जी नीरज जी सिन्हा ने जब नॉमिनेशन दाखिल किया, तब भी उनसे मिल करके उन्होंने हर तरह से सपोर्ट करने की बात कही। आप देखे होंगे कि पूरे चुनाव प्रचार में 28 तारीख तक वो लगातार लोगों के बीच रहे, लेकिन ऐसा ही और नेता करें जिन लोगों का टिकट कटा हो, देखने को नहीं मिला। यानी जी सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के भीतर असहयोग आंदोलन जैसी बातें चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस चुनाव में पूरी तरह से दो खेमे बटे हुए हैं। एक जो नितिन नवीन के साथ खड़े हैं, नितिन नवीन के फैसले पर खड़े हैं, और दूसरा ये जो चाहते हैं कि चुनाव हार जाए भारतीय जनता पार्टी। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरी बातचीत हुई है, वो भी इस बात को लेकर के काफी दुखी थे कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला किया है, वो फैसला कहीं से भी चुनाव जीतने वाला नहीं है। यानी जी क्या सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते थे, शीर्ष नेतृत्व से लेकर के नीचे के लोग चाहते थे कि बिहार में एक बड़ा परिवर्तन किया जाए और बिहार में एक नया नेतृत्व पैदा करने के लिए जी जी प्रशांत बिल्कुल किशोर को जिता दिया जाए। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी भी हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाती है। पहले आपको याद होगा कांग्रेस को बाईपास करने के लिए, कांग्रेस को बैकफुट पर लाने के लिए उसने किस तरह से अन्ना आंदोलन में सपोर्ट किया, और जब केजरीवाल सामने आए तो केजरीवाल की सरकार बनी। जी केजरीवाल को पीछे पीछे बैकडोर से सपोर्ट किया और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूरी तरह से साफ कर दिया। साफ कर दिया पंजाब बिल्कुल में भी आपने देखा वही स्थिति हुई। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ना शुरू हुआ आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का उनके साथ एक तरह समझिए तो मिल करके बराबर बराबर कांग्रेस को वहां से बेदखल करने की बात सोचना शुरू कर दी। वैसे ही यहाँ उसकी लड़ाई सीधे तौर पे, पहली लड़ाई तो वो जीत चुके हैं कि नीतीश कुमार को सत्ता से अलग हटा करते हुए अपने हाथ में उन्होंने बिहार की सत्ता ले ली है। जी दूसरी तरफ अब उनकी लड़ाई जो तेजस्वी यादव से है, तेजस्वी यादव के वोटर में, वोट बैंक में सेंधमारी की बात करके कहीं ना कहीं वो प्रशांत किशोर को आगे लाना चाहते थे। और जी ऐसा अगर होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए कम, तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा चेतावनी जैसा प्रशांत किशोर की ये जीत होगी। हालांकि इसका घाटा भारतीय जनता पार्टी को भी झेलनी पड़ेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कुनबा जो है वो सम्राट चौधरी को इस पूरे चुनाव से दूर रखने की कवायद में लगा हुआ था। हालांकि इसके बावजूद भी सम्राट चौधरी ने जिस तरह से मेहनत किया, जिस तरह से लौकुश समीकरण को एकजुट रखने के लिए उन्होंने काम किया, वो देखने को मिला। जिस तरह से भरत तिवारी वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चल रही थी, उसका भी उन्होंने, वो भी जो उनके ऊपर दाग लग रहा था उसे भी उन्होंने अंतिम समय में धो दिया। जी यानी कि सीधे तौर पे एक खेमा जो है वो चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा बचे, लेकिन दूसरे खेमे में के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, वो भी चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को एक हर्डल, एक ब्रेक लगाने की जरूरत है। ये ब्रेक लगाने वाले जो नीतीश कुमार हैं वो अब सत्ता से दूर हैं। तो ऐसी स्थिति में एक नया आदमी चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को ब्रेक लगाए। और मैं ये बात डे वन से कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर विकल्प भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होने का, जिस तरह से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार थे, उस तरह से प्रशांत किशोर खड़ा हो सकते हैं। अगर प्रशांत किशोर को विपक्ष का साथ मिल जाए और आईपी गुप्ता जैसे नेताओं का साथ मिल जाए जो बेलाग बोलते हैं, बेहिचक बोलते हैं और एकदम रॉ में बोलते हैं, ऐसा कोई प्लानिंग करके नहीं बोलते हैं, वैसे नेताओं की अब जरूरत है। तो जी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं, क्योंकि अब जीतते हुए दिखाई भी दे रहे हैं,
अब इसमें कोई संशय नजर नहीं आ रहा है कि प्रशांत किशोर की हार हो जाए। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो तय मान के चलिए कि जो परिस्थितियां बनी है वो इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बांकीपुर में हालत तो खराब है ही, प्रशांत किशोर को जिताने की प्लानिंग पूरी तरह से सक्सेस हो गई। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने रचा हो, चाहे वो बांकीपुर की जनता ने रचा हो, या फिर तेजस्वी यादव जो इस पूरे चुनाव से बिल्कुल अपने आप को अलग रखे, अंतिम 2 दिनों तक आकर के उन्होंने रोड शो किया, उसके तरफ से हो। और जो रात में ये खबरें बहुत तेजी से फैली कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट प्रशांत किशोर के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, उनके मुखिया के तरफ से ये कहा गया है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें। यादव और मुस्लिम का वोट टूटना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये पूरी प्लानिंग प्रशांत किशोर पीके को जिताने की थी। भाजपा हारी तो होगा भारी उलटफेर, हो सकता है कि बिहार में सरकार से लेकर के और बाकी की चीजों पर भी असर पड़े, यहां तक कि केंद्रीय नेतृत्व में भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये बांकीपुर का चुनाव बहुत ज्यादा असर दिखा दे तो कोई मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा। जी, जी। बाबा मेरा एक सवाल है कि अगर नीतीश कुमार और नितिन नवीन पद से ना हटते और नीतीश कुमार भी सत्ता में रहते, तो क्या जो आज नतीजे आ रहे हैं उससे कुछ अलग आते? या फिर बांकीपुर की जनता ने पहले ही से मन बना लिया था इस बार बदलाव करने का? निश्चित रूप से एक निराशा तो जरूर रही है शिवांगी। मैं डे वन से ये बात कह रहा हूं कि नीतीश कुमार नहीं है, जिसका कहीं ना कहीं मलाल बिहार के लोगों को है। हालांकि ये भी बात तय है कि नीतीश कुमार अब कितने दिनों तक रहेंगे, कब तक रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को इतना जल्दी हट जाने का लोगों को इल्म नहीं था। जी, जी। नीतीश कुमार के हटने का भी और नीतीश कुमार के बिना चुनाव लड़ने का जो मैं बार बार कह रहा था कि सम्राट चौधरी को बदनाम करने के लिए भी ये चुनाव हरवाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सम्राट चौधरी के खिलाफ भी एक बड़ा नेक्सस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहा है। जिस तरह से उनके अन्य दलों ने, आपने देखा जदयू कितना सहयोग किया, कितना असहयोग किया। क्या जरूरत था प्रशांत किशोर के ऊपर केस करने का और उस मामले को उजागर करने का? बिल्कुल। लेकिन खैर, जिस तरह की बात सामने आई, जदयू के बहुत सारे नेताओं को मैंने देखा भी है, हमसे मुलाकात भी हुई है जो चुनाव कैंपेन कर रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद एनडीए गठबंधन में वो जो स्पार्क नजर आना चाहिए वो ना तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर नजर आया और ना ही किसी और नेता के में नजर आया। डोर डोर लोगों से मिलने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हारती है तो ये मानना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर में वो स्किल है कि वो लोगों को बदल सकते हैं, लोगों में अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, और उनका मैनेजमेंट आज भी तगड़ा है। अब आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन एक बात तो मान के चलिए आप कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार के फ्रेम में नहीं रहने के कारण भी असर इस चुनाव पर पड़ा है। जी, जी। बाबा मुझे लगता है कि जनसुराज के लोग ये कह रहे हैं, भले ही कह रहे हैं कि इसका असर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी, लेकिन मुझे लगता है कि इसका असर देश की राजनीति हो चाहे बिहार, दोनों जगह देखने को मिलेगा। तो अब बीजेपी को सोच समझ कर कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर उथल-पुथल तो मची हुई है, एक बड़ा उलटफेर होगा और आने वाले समय में कई मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। एक तरफ आपने नीट आंदोलन देखा, जेएनजी आंदोलन देखा, उसके अलावा एथनॉल वाला मामला पर और भी कई बातों पर लगातार वो घिरती जा रही है। अब आप समझ लीजिए ना कि एक मजबूत विपक्ष नहीं था, लेकिन प्रशांत किशोर के सदन में पहुंचने के बाद, एक संवैधानिक पद पे आने के बाद, जो कि अब तक वो नहीं थे, अब तक वो एक नेता के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे थे, एक स्ट्रेटजिस्ट के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब वो माननीय अगर बन जाते हैं, एक संवैधानिक जिम्मेवारी उनको मिल जाती है, विधायक बन जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी जिम्मेवारियां भी बढ़ेंगी और वो क्या रिएक्ट करते हैं, किस तरह का एक्ट करते हैं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा। तो दोस्तों बांकीपुर की मतगणना ने पूरा खेल पलट कर अभी रख दिया है। अभी मतगणना जारी है। प्रशांत किशोर की बढ़त लगातार चौड़ा रूप ले रही है और बीजेपी कैंप में बेचैनी चरम पर है। तो क्या बांकीपुर का ये ऐतिहासिक नतीजा बिहार में एक नए सियासी युग की शुरुआत है? देखना होगा क्या फैसला होता है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।